नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर्स इन कॉमर्स B.com, हिंदी फर्स्ट ईयर FHD 2 हिंदी में फाउंडेशन पाठ्यक्रम 2 ब्लॉक 1 भाषा और संप्रेषण यूनिट 1 संप्रेषण के मूल तत्व 1.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम संप्रेषण के मूल तत्वों पर विचार करने जा रहे हैं। इसे पढ़कर आप संप्रेषण का अर्थ बता सकेंगे, संप्रेषण के विविध रूपों का विवेचन कर सकेंगे, संप्रेषण के विभिन्न प्रयोजनों का उल्लेख कर सकेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया समझा सकेंगे, सफल संप्रेषण की जानकारी हासिल कर सकेंगे और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना हिंदी में आधार पाठ्यक्रम 2 FHD 02 के पहले खंड की यह पहली इकाई है। इस खंड में संप्रेषण के विविध पक्षों की जानकारी दी जाएगी। यह इकाई इस खंड को समझने का आधार प्रदान करता है। संप्रेषण से संबंधित जिन पक्षों पर इसमें विचार किया गया है, उसमें से कुछ पक्षों का अगली इकाइयों में विस्तार से विवेचन किया जाएगा। इकाई के आरंभ में संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट किया गया है। संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा संपन्न होता है। संचार माध्यमों द्वारा जनवरी से जनवरी तक संप्रेषण किया जाता है। इनकी चर्चा भी इस इकाई में की गई है। आखिर संप्रेषण की जरूरत क्या है? क्या संप्रेषण के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता? मनुष्य के पास भाषा है। वह अन्य प्राणियों से इसीलिए अलग है कि वह भाषा के माध्यम से समाज से जुड़ता है। व्यक्तिगत जरूरत से लेकर मनोरंजन तक की तमाम जरूरतें संप्रेषण के जरिए ही पूरी होती हैं। यही संप्रेषण का प्रयोजन भी है। अच्छा संप्रेषक बनने के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया और संप्रेषण में आने वाली बाधाओं की जानकारी आवश्यक है। आप और हम सुबह से शाम तक परस्पर संप्रेषण करते रहते हैं। कई बार हम कुछ सुनकर भी सुन नहीं रहे होते हैं। कभी कोई हमारी बात सुनकर नाराज हो जाता है। कभी कोई हमारी बात से इतना प्रसन्न हो जाता है कि हमें गले लगा लेता है। वस्तुतः संप्रेषण एक कला है जो इसमें जितना ही माहिर होगा उसे जिंदगी में उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि महाराज, मेरी आयु कितनी है? ज्योतिषी ने जवाब दिया, महाराज, आप 99 वर्ष की उम्र पूरी कर मर जाएंगे। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने ज्योतिषी को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उससे भी यही सवाल किया। उसने जवाब दिया, आप शतायु होंगे, आप 100 साल जीवित रहेंगे। इतना सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया और उसने ज्योतिषी को 100 गाव इनाम में दिए। दोनों ज्योतिषियों ने बात एक ही कही, पर कहने के ढंग के कारण एक को दंड मिला, दूसरे को पुरस्कार। 1.2 संप्रेषण का अर्थ जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद हरेक क्षण और आजीवन संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है
और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। इस पक्ष पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। 1.3 संप्रेषण के विविध रूप। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा कुछ न कुछ संप्रेषित ही करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेषण ही है। आइए इन पर अलग अलग विचार किया जाए। 1 मार्च 2001 मौखिक संप्रेषण। ज्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझकर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए। कबीर का यह पद तो आपने सुना या पढ़ा होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग जिसमें दूसरे प्रसन्न हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शब्दों और वाक्यों का चुनाव। आप जो कुछ कहते हैं उसमें आपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। डॉक्टर, क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई? मरीज अभी कैसे खत्म हो सकती है? प्रश्न का जवाब प्रश्न में देकर मरीज ने डॉक्टर के प्रश्न का जवाब तो नहीं ही दिया, उसने डॉक्टर को नाराज भी कर दिया। अगर वह जवाब देता, जी नहीं, अभी 4 गोलियां बची हुई है, ऐसे बोलने से संप्रेषण पूरा होता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता। आता शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आवाज। आप अपनी बात नम्र आवाज में कहते हैं या जोर जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि ग्राहक, मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। दुकानदार, इसका पैसा लगेगा। ग्राहक, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। दुकानदार, तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में क्या वह ग्राहक कभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? इसी प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ। आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। इसके अलावा आप जो कुछ बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंचा भी न बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए। 1 मार्च 2002 आंगिक संप्रेषण। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं। यह गैर शब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वह आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुंझलाकर कह न दे कि जनाब जरा सीधे खड़ा रहिए। आप जाने अनजाने सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं।
अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फोटोकॉपी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति दिखाइए। मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधे उचकाए, मुंह बनाया मानो आप कहा रहे हो बड़े आए। मूल प्रति देखने वाले आपके इस व्यवहार से आपका बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इसके विपरीत यदि आपके पास मूल प्रति न भी हो और आप विनम्रता से मुस्कराकर बात करें तो शायद आपका काम हो जाए। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही थी। आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अपनी आंखों के जरिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। हाँ, कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि उसके आंसू खुशी के हैं या दुख के। आंखों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे प्रसन्न है, अप्रसन्न है, उसका आना आपको अच्छा लगा है, वह आपको टालना चाहता है, आदि आदि। 1 मार्च 2003 लिखित संप्रेषण। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा जा सकते हैं। इसी स्थिति में संप्रेषण पूरा होता है। 1 क्या लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी कुछ भी लिखने से सबसे पहले यह तय कर लीजिए आपको लिखना क्या है। अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए। 2 क्यों विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल हो सकते हैं: सूचित करना, निवेदन करना, पुष्टिकरण करना, समझना। 3 कौन, यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। एक की शैली अनौपचारिक होगी, दूसरे की शैली औपचारिक होगी। 4 कब आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग कीजिए। 5 कैसे आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी को लिखे पत्र की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। यदि आप पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाइए और जरूरी पुस्तकें निकालकर पढ़िए और उसमें से अपने काम की चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। 1 मार्च 2004 संचार माध्यम
संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज के माध्यम से जनवरी तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम है। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग, समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन, खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम अगली इकाइयों में अध्ययन करेंगे। 1.4 संप्रेषण का प्रयोजन। संप्रेषण के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। आइए देखें, संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। 1 अप्रैल 2001 व्यक्तिगत जरूरत। यह अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी जरूरतें पूरी न होने पर उसकी मांग करते हैं। 1 अप्रैल 2002 व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कैसे हैं आप? इसके अलावा लोग अपनी आंख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। 1 अप्रैल 2003 सूचना। हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू होता है। जब वह पहली बार पूछता है, यह क्या है? सूचना संग्रहण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचाना संभव हो गया है। 1 अप्रैल 2004 आपस में बातचीत, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। गप्पा संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप्प मारने में बड़ा मजा आता है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। 1 अप्रैल 2005 आग्रह विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र के विज्ञापनों को याद कीजिए। याद कीजिए कि शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि के विज्ञापन में किस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है। उसे कई तरीकों से लुभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। 1 अप्रैल 2006 मनोरंजन। यह भी मनुष्य की जरूरत है। हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन कारणों से भी संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। 1.5 संप्रेषण की प्रक्रिया। आपको हम पहले बता चुके हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। वस्तुतः प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं। आप प्रेषक हुए। आप पत्र में कुछ लिखते हैं। यह संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है। भाई उस पत्र को पढ़ता है। आपका भाई प्राप्तकर्ता है। इस प्रकार संप्रेषण पूरा होता है।
आइए देखें संप्रेषण कैसे पूरा होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। स्रोत, वक्तृत्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। 1 मई 2001 स्रोत, किसी भी संदेश का जन्म खोज से होता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। 1 मई 2002 वक्तृत्व क्षमता, विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। 1 मई 2003 संदेश, वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा का अर्थ बिल्कुल विपरीत है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे और संस्कृति को समझना आवश्यक है। भाषा संदेश का आधार है। वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जाते हैं। परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक या आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हावभाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज के उतार चढ़ाव, गति, सुर परिवर्तन से भी काफी कुछ कह जाता है। अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर देता है। कहने का तात्पर्य कि हमारे संदेश कई बार मौखिक या गैरशाब्दिक भी होते हैं। इसमें भाषा नहीं होती परंतु अर्थ संपूर्ण होता है। सुविधा की दृष्टि से मौखिक और अमौखिक संप्रेषण को अलग तो कर दिया जाता है परंतु यह विभाजन कृत्रिम है। वस्तुतः मौखिक और आंगिक अभिव्यक्ति एक दूसरे में गुंथे होते हैं। जाओ एक शब्द है परंतु कहने के अंदाज से इसका अर्थ बदल जाता है। यह आदेश भी हो सकता है, अनुमति भी, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, स्नेह का भी, हड़बड़ी का बोधक भी हो सकता है और गड़बड़ी का भी। संप्रेषक को भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि उसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके। 1 मई 2004 माध्यम, संदेश किसी माध्यम से स्रोत से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। अब तो रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आँखों से ग्रहण करते हैं। 1 मई 2005 प्राप्तकर्ता, वक्ता या स्रोत जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश ग्रहण करता है। यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन ले और ऊपर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए हम किसी दोस्त का हंसी में मजाक उड़ा रहे हों और वह हमारी बात सुन ले। जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचाना चाहते उस तक संदेश पहुंच गया और इससे दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। 1 मई 2006 संदेश प्राप्ति,
प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। टेलीफोन पर बातचीत करते समय ध्यान दीजिए। जब आप वक्ता होते हैं तो दूसरे छोर पर टेलीफोन सुन रहा व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है। फिर जब वह आपकी बात का जवाब देने लगता है तो आप श्रोता बन जाते हैं। 1 मई 2007 प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। संप्रेषण या पूर्ण संप्रेषण पर भी यही बात लागू होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने के संप्रेषण में, जैसे कक्षा में पढ़ाते शिक्षक और व्याख्यान सुनते विद्यार्थियों के बीच, यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है, परंतु दूर शिक्षा पद्धति के अध्ययन में यह प्रतिक्रिया तत्काल नहीं हो पाती। परंतु आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट आदि जैसी आधुनिक व्यय तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिसके जरिए दूर बैठे विद्यार्थी भी अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत भेज सकते हैं। प्रतिक्रिया शाब्दिक भी हो सकती और गैर शाब्दिक भी। कभी प्रतिक्रिया मौखिक हो सकती है, कभी श्रोता की आंखों या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी यह पता चल सकता है कि वक्ता की बात का असर श्रोता पर क्या पड़ा। इसी प्रकार प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। 1 मई 2008 संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए, यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हो और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए और वहां कोई न हो तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकता है। परंतु यदि वहां आपकी माँ या पिता मौजूद हो तो शायद अपशब्द आपके मुंह से न निकले और आप कह बैठे, ओ माँ या बाबूजी। इस समय आप केवल अपने आप से ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने माता पिता को भी संदेश पहुंचा रहे होते हैं। इसी प्रकार मित्र से बात करते समय, सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते हुए, गांव में अपने किसी संबंधी से बात करते हुए, आपके संदेश का स्वरूप एक सा नहीं रहता। हर परिवेश में संदेश को अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। 1 मई 2009 जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वे आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है। 1.6 सफल संप्रेषण। आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते। कई बार हम कहते कुछ है और सुनने वाला समझ लेता कुछ और है। कई बार इसका मजाक भी बन जाता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटी थी। बिजली गुल थी, मोमबत्ती जल रही थी, परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे। तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, फूंक दो। मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाला है। मैंने मुंह उठाकर फूंक दिया। सारे लोग हंस पड़े क्योंकि मेरी बहन मोमबत्ती फूंकने के लिए कह रही थी। मोमबत्ती मेरे पीछे खिड़की पर जल रही थी। आता मैं अपनी बहन की बात समझ न पाया। संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी ऐसी ही कई घटनाएं घटती होंगी जिसमें संप्रेषण पूरा नहीं हो पाता है। वक्ता कुछ और कहता है,
एवं श्रोता कुछ और समझ बैठता है। गलत शब्द का प्रयोग करने से दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। संप्रेषण संपर्क का काम करता है। जब यह संपर्क टूटता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर संप्रेषण पूरा होता है। यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं। वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुँचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेषक सफल माना जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया पर बातचीत करते हुए हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। आइए अब यह पता लगाने की कोशिश करें कि सफल संप्रेषण में बाधा कैसे आती है। 1 जून 2001 सफल संप्रेषण के अवरोध। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप में नहीं पहुंच पाता तो संप्रेषण असफल रहता है। इस असफलता के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख हम कर रहे हैं। गलत संदेश, संदेश को सही ढंग से संप्रेषित न करना और उसे ठीक ढंग से समझ न पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है। आप अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजर चुके होंगे जब या तो आप अपनी बात ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाए या संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। ऊपर मोमबत्ती वाली जिस घटना जिक्र किया गया उसका सबसे बड़ा कारण था कि संदेश अस्पष्ट था। अगर यह कहा जाता है कि पीछे जल रही मोमबत्ती को बुझा दे तो श्रोता संदेश को ठीक ठीक समझता, पीछे मुड़ता और मोमबत्ती बुझा देता। क्या आप बात सकते हैं कि यह संप्रेषण क्यों अधूरा रहा गया? संदर्भ नहीं बताया गया, क्या बुझाना है? गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया, फूंकना। अगर संदर्भ स्पष्ट न हो और उपयुक्त शब्द का प्रयोग न किया जाए तो संप्रेषण कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः सफल संप्रेषण के लिए संदर्भ और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रयुक्त शब्द उपयुक्त होना चाहिए। गलत शब्दों का चुनाव। कुछ भी बोलिए सोच समझकर बोलिए। एक भी गलत शब्द आपके संप्रेषण को तो बाधित कर ही सकता है, आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। आपके संबंधों में दरार आ सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, आपकी स्थिति हास्यास्पद भी हो सकती है। सुनना और समझना। यदि श्रोता वक्ता की बात ध्यान से नहीं सुनता है या पुस्तक पढ़ते वक्त मन कहीं और लगा होता है, तो वक्ता की बात श्रोता सुनकर भी सुन नहीं रहा होता और पाठक पुस्तक की पंक्तियों से गुजरता तो जरूर है पर वह उस तक संप्रेषित नहीं हो पाती। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप थोड़ी देर बाद पूछ बैठते हैं, क्या कहा? मैंने सुना नहीं। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि सामने वाले की बात आप क्यों नहीं समझ पाए? इसी प्रकार कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और रहता है और वह अध्यापक के मुख से निकला एक भी शब्द पकड़ा नहीं पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी दफ्तर में जाते हैं, उस अधिकारी के पास जाते हैं जिससे आपको काम है। आप पूछते हैं, अंदर आ सकता हूँ? अधिकारी किसी काम में व्यस्त है, आपकी बात सुन नहीं पाता। आप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी निगाह आपकी ओर उठती है। वह पूछता है, हाँ, क्या काम है? आपके इस नहीं है तो भी संप्रेषण बाधित होता है। फोन पर बातचीत करते हुए आपने कई बार महसूस किया होगा कि उधर से बोलने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही। टेलीफोन पर जब बात करने वाले बार बार हेलो हेलो बोलते हैं तो समझ लीजिए संप्रेषण पूरा नहीं हो पा रहा। टेलीफोन से आवाज धीमी आना, टेलीफोन लाइन में शोर या खड़खड़ाहट, कुछ भी कारण हो सकता है, परंतु मूल बात यह है कि वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंच नहीं पा रहा है। भावभंगिमा। भावभंगिमा संप्रेषण का एक माध्यम भी है और बाधा भी। मुस्कराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी की ओर देखना, किसी को देखकर मुंह बिचकाना, व्यंग्य से हंसना, कंधे उचकाना।
आदि कई ऐसी भावभंगिमाएं हैं जिनसे व्यक्ति विशेष अपनी भावना दूसरे व्यक्ति या समूह तक अपनी भावना संप्रेषित करता है। परंतु इस प्रकार के संप्रेषण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके द्वारा संप्रेषित भाव का गलत अर्थ न लगा लिया जाए। कारण इस संप्रेषण में हावभाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा यहाँ मौन होती है। इस प्रकार के संप्रेषण में स्थानीय विभिन्नता भी होती है। यदि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत जाए और अगर वह वहाँ की परंपरा से परिचित न हो तो उसे हमेशा हाँ नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि उत्तर भारत में नहीं के लिए जिस प्रकार सिर हिलाते हैं उसी प्रकार अफुल रुपया फ्य फफाट बटा स्ट्रेटिंग 31-30 लिए दाएं बाएं सिर हिलाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में हाँ के लिए भी दाएं बाएं सिर हिलाते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण भी भावभंगिमा सफल संप्रेषण में बाधक बन सकता है। बोलने का ढंग, आपके बोलने के ढंग से भी संप्रेषण प्रभावित होता है। यदि आप सही बात भी ऊंची आवाज में या चिल्लाकर बोलते हैं तो आपके संदेश के गलत संप्रेषण को संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी की आवाज भारी या कर्कश हो तो भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। भाषा ज्ञान, सफल संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो या वे एक दूसरे की भाषा जानता हो। यदि कोई हिंदी भाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेजी न आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुस्साध्य कार्य हो जाएगा। 1.7 सारांश, इस इकाई में आपने संप्रेषण के विविध पक्षों को जानकारी प्राप्त की। आप इस इकाई को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखें। इससे आपको अपनी संप्रेषण कला विकसित करने में मदद मिलेगी। संप्रेषण एक संवाद प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चलती रहती है। इसमें जवाब या प्रतिक्रिया की विशेष भूमिका होती है। इसमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी और वास्तविक प्रतिक्रिया क्या हुई। इससे यह भी पता चलता है कि संप्रेषण निरंतर चलती रहने वाली प्रतिक्रिया है। आमतौर पर प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के रूप में संप्रेषण पूरा होता है, परंतु सफल संप्रेषण की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है। अपेक्षित प्रतिक्रिया प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता वास्तविक प्रतिक्रिया। यदि अपेक्षित और वास्तविक प्रतिक्रिया में समानता है तो संप्रेषण सफल होगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।